हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अगर आप लोग BS 6 सेमेस्टर में हैं और पॉलिटिकल साइंस पढ़ रहे हैं तो इसके पेपर 1 एंड पेपर 2 दोनों की क्लासेस हम स्टार्ट कर चुके हैं और दोनों की अलग अलग प्लेलिस्ट हमारे चैनल पर बनी हुई है। आज की वीडियो में हम पॉलिटिकल साइंस का पेपर नंबर 2 जो आपका है इंटरनेशनल रिलेशंस एंड पॉलिटिक्स, उसके यूनिट नंबर 3 का पार्ट 2 पढ़ने वाले हैं। आज की वीडियो का टॉपिक है निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण। यूनिट नंबर 3 का जो पार्ट 1 का वीडियो है उसमें हमने कूटनीति के बारे में पढ़ा है, तो आप चेक करके पढ़ लीजिएगा। यूनिट फर्स्ट, यूनिट सेकंड उनकी भी वीडियो पूरी अपलोड हो चुकी है और पेपर 1 के लिए भी विजिट जरूर कीजिएगा। चलिए आज पढ़ते हैं निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण। ये आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इस वीडियो में मैंने पूरा जिस तरीके से नोट्स बनाया है, अगर आप एग्जाम में बिल्कुल इसी तरीके से लिख करके आएंगे तो आपको पूरा नंबर मिलेगा। तो चलिए पहले अपने टॉपिक को समझ लीजिए, समझे रहेंगे तो बना कर भी लिख लेंगे, रटने की कोई जरूरत नहीं है। देखिए निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण ये होता क्या है। देखो सबसे पहले देखो पढ़ कर ही लग रहा है निशस्त्रीकरण हथियार नियंत्रण का मतलब जैसे हथियार पर नियंत्रण लगा देना। तो इसका अर्थ पढ़ेंगे, इसकी आवश्यकता पढ़ेंगे और इसके पीछे की पृष्ठभूमि भी पढ़ेंगे, क्योंकि हर काम को करने के पीछे कोई ना कोई वजह होती है, कोई ना कोई कारण होता है। तो निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण ये जो नीति लाई गई इसके पीछे की वजह क्या थी, पृष्ठभूमि क्या थी, सब आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। देखिए जो निशस्त्रीकरण है और जो हथियार नियंत्रण है ये आपको पढ़ने में देखने में बिल्कुल लगेगा कि एक जैसा है, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके बीच सूक्ष्म यानी थोड़ा अंतर भी है। वो अंतर क्या है वो भी इस वीडियो में आपको समझ में आएगा। इसमें हथियार पर नियंत्रण रखने की बात की गई है, हथियार को समाप्त करने की बात की गई है। तो हम सबसे पहले पढ़ेंगे निशस्त्रीकरण का अर्थ कि निशस्त्रीकरण क्या होता है, फिर उसके बाद हथियार नियंत्रण को पढ़ेंगे। निशस्त्रीकरण जिसको इंग्लिश में कहते हैं डिसआर्मामेंट, चलिए देखते हैं इसका अर्थ। देखिए निशस्त्रीकरण जो है एक आदर्शवादी विचार है जिसका तात्पर्य होता है कि विश्व से, पूरी दुनिया से समूचे हथियार को समाप्त कर दिया जाए। यानी विश्व भर में जितने भी हथियार हैं, जितने भी परमाणु बम है, जितने भी ऐसे बम है जिसमें पूरे विश्व का नाश हो सकता है, ऐसे हथियार को समाप्त कर देना ही निशस्त्रीकरण है। देखिए निशस्त्रीकरण का अर्थ होता है कि विभिन्न देशों के द्वारा अपने हथियारों को कम कर देना या फिर उनको पूरी तरीके से समाप्त कर देना, ताकि युद्ध की संभावना घट जाए और विश्व में शांति स्थापित हो जाए। इसमें विशेष रूप से विनाशकारी हथियारों जैसे कि परमाणु, रासायनिक और जैविक हथियारों को नियंत्रित या नष्ट करने पर जोर दिया जाता है। देखिए विभिन्न देशों में जो अनेक प्रकार के विनाशकारी बम हैं, हथियार हैं, परमाणु बम हैं, रासायनिक हथियार हैं, जिनसे भयंकर युद्ध हो सकता है, जिससे पूरी दुनिया नष्ट हो सकती है, ऐसे हथियारों को समाप्त करना या नष्ट करने पर जोर देना ही निशस्त्रीकरण होता है, क्योंकि जो ऐसे हथियार होते हैं काफी खतरनाक होते हैं। देखिए निशस्त्रीकरण का उद्देश्य जो होता है देशों के बीच में विश्वास बढ़ाना होता है और हथियारों की दौड़ को रोकना होता है और मानवता को बड़े विनाश से बचाना होता है। जैसे आप लोगों ने प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में पढ़ा है, जिसमें खतरनाक हथियारों का प्रयोग किया गया, जिसके द्वारा लाखों लोगों की जानें गई। तो इस प्रकार के हथियारों को समाप्त करने पर जोर दिया जाता है, जिसको निशस्त्रीकरण कहा जाता है। इसका मकसद होता है कि विश्व स्तर पर शांति स्थापित हो सके और ऐसे भयंकर जो युद्ध हुए थे ऐसे युद्ध दोबारा न हो सके। देखिए जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ और दोबारा द्वितीय विश्व युद्ध हुआ जिसमें परमाणु बम का प्रयोग किया गया, तो उसके बाद ही निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस की गई कि जिस तरीके से इन हथियारों को बनाने में खर्च होता है, अगर उसको खत्म कर दिया जाए तो ये खर्चा कम हो जाएगा, जिसके द्वारा जनहित का काम किया जा सकता है। जैसे शिक्षा, स्वास्थ्य और विकास कार्यों में अगर ईंधन को लगाया जाए तो जनता का कल्याण होगा। इस प्रकार जो निशस्त्रीकरण है वो विश्व शांति और सुरक्षा की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम होता है। देखिए मार्गेनथाउ महोदय के द्वारा इस पर एक परिभाषा भी कही गई है। ये कहते हैं कि शस्त्र दौड़ को समाप्त करने के उद्देश्य से विशेष या सभी प्रकार के शस्त्रों की समाप्ति या कटौती निशस्त्रीकरण कहलाता है। शस्त्र दौड़ का मतलब जो बड़े बड़े हथियार हैं, घातक खतरनाक हथियार हैं, उनको समाप्त करने के उद्देश्य से सभी प्रकार के शस्त्रों को समाप्त अगर कर दिया जाए
या उनमें कमी कर दी जाए, उनके प्रयोग पर नियंत्रण लगा दिया जाए या पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए, तो उसी को निशस्त्रीकरण कहा जाता है। आइए मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, अब पढ़ते हैं निशस्त्रीकरण के प्रकार की। निशस्त्रीकरण कितने प्रकार का होता है। आई होप कि आप निशस्त्रीकरण का अर्थ समझ गए होंगे कि निशस्त्रीकरण होता क्या है, यानी हथियारों के प्रयोग को कम करना या उनको पूरी तरीके से समाप्त कर देना। और ये कब इसकी जरूरत महसूस हुई? जब प्रथम और द्वितीय विश्व युद्ध हुआ उसके बाद, क्योंकि उसमें इन खतरनाक हथियारों का काफी ज्यादा प्रयोग किया गया था, जिससे लाखों लोगों की जानें गई थी। तो आइए पढ़ते हैं निशस्त्रीकरण के कितने प्रकार हैं। पहला प्रकार है सामान्य निशस्त्रीकरण। देखिए, ये ऐसा प्रकार होता है, ये ऐसा निशस्त्रीकरण होता है जिसमें सभी राष्ट्र भाग लेते हैं। परंतु तो जो सामान्य निशस्त्रीकरण होता है, इसमें सभी राष्ट्र भाग लेते हैं, परंतु इसमें सभी प्रकार के जो अस्त्र होते हैं, जो हथियार होते हैं, उन पर पूर्ण रूप से प्रतिबंध नहीं लगाया जाता। दूसरा प्रकार है स्थानीय निशस्त्रीकरण। देखिए, कुछ क्षेत्रीय राष्ट्र इसमें शामिल होते हैं जो निशस्त्रीकरण हेतु प्रयास करते हैं, यानी कि हथियारों को समाप्त करने की कोशिश करते हैं। तीसरा प्रकार है गुणात्मक निशस्त्रीकरण। गुणात्मक का मतलब यहाँ पर कुछ विशेष या खास प्रकार के जो अस्त्र होते हैं, जो हथियार होते हैं, जो बम होते हैं, उन पर रोक लगाई जाती है, उनके प्रयोग पर रोक लगाई जाती है कि जिन देशों के पास इस प्रकार के अस्त्र होंगे वो उनका प्रयोग नहीं करेंगे। निशस्त्रीकरण का चौथा प्रकार है मात्रात्मक निशस्त्रीकरण। मात्रात्मक निशस्त्रीकरण में मात्रा की बात होती है। बहुत बड़ी मात्रात्मक या सभी प्रकार के शस्त्रों पर नियंत्रण लगाना, यानी कि इसमें ये होता है कि संख्या के आधार पर निशस्त्रीकरण किया जाता है कि जिस देश के पास अधिक मात्रा में हथियार हैं, शस्त्र मौजूद हैं, वो बड़ी मात्रा में उन पर रोक लगाएंगे, नियंत्रण करेंगे, और जिनके पास कम है वो कम मात्रा में करेंगे। उस हिसाब से इसमें निशस्त्रीकरण किया जाता है। पांचवा है परंपरागत निशस्त्रीकरण। परंपरागत शस्त्रों का बहिष्कार या कटौती करना, यानी कुछ ऐसे हथियार होते हैं जो विभिन्न राष्ट्रों में प्रयोग किए जाते हैं, तो उन पर कटौती करना या उनमें कमी करना, उनके प्रयोग में कमी करना, यानी ये ऐसे हथियार होते हैं जो सभी देशों में प्रयोग होते हैं, परंपरागत हथियार जो होते हैं। और छठा प्रकार है परमाणु निशस्त्रीकरण, यानी कि परमाणु आयुधों को समाप्त या नियंत्रित करना। परमाणु आयुधों का मतलब होता है कि जो हथियार होते हैं, जो खतरनाक महाघातक जो हथियार होते हैं, उनको समाप्त करना या नियंत्रित करना। तो आई होप कि निशस्त्रीकरण के प्रकार भी आप समझ गए होंगे कि ये कितने प्रकार के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। तो इसमें विभिन्न तरीकों के माध्यम से निशस्त्रीकरण किया जाता है हथियारों का। आपकी अगली हेडिंग है निशस्त्रीकरण की आवश्यकता, यानी कि हथियारों को कम करने या उनको समाप्त करने की आवश्यकता क्यों होती है। ये एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो देखिए, इन विभिन्न बिंदुओं के माध्यम से हम समझेंगे कि निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों होती है। तो पहली आवश्यकता है कि विश्व में शांति बनाए रखना और सुरक्षा की स्थापना करने की दृष्टि से भी निशस्त्रीकरण यानी कि हथियारों को समाप्त करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर हथियारों को रोका न जाए, हथियारों के प्रयोग करने पर प्रतिबंध न लगाया जाए, उसको नियंत्रित न किया जाए, समाप्त न किया जाए, तो विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना हो ही नहीं पाएगी। तो इसलिए विश्व में शांति और सुरक्षा की स्थापना करने के लिए भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता होती है। दूसरी आवश्यकता है कि शस्त्रीकरण पर असीमित व्यय से लोक कल्याणकारियों की उपेक्षा होती है, क्योंकि देखिए, बड़े बड़े खतरनाक हथियारों को बनाने में काफी उस पर व्यय यानी खर्च होते हैं, रुपए पैसे उस पर खर्च होते हैं, असीमित यानी अनलिमिटेड खर्चे उस पर होते हैं। तो अगर निशस्त्रीकरण किया जाए, इन शस्त्रीकरण के प्रयोग पर रोक लगाई जाए, तो जो व्यय उनको बनाने में होते हैं, अगर वही खर्च लोक कल्याणकारी कार्यों पर किया जाए, जनहित के लिए किया जाए, शिक्षा पर, चिकित्सा पर, स्वास्थ्य पर किया जाए, विकास के लिए उन रुपए पैसे का प्रयोग किया जाए, तो उससे क्या होगा, जनता का भी कल्याण होगा और राष्ट्र विकसित होगा। तो इसलिए भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता होती है। तीसरी आवश्यकता है कि शस्त्रीकरण से युद्ध की संभावना रहती है। शस्त्रीकरण का मतलब समझ रहे हैं, जितना ज्यादा हथियारों को यूज किया जाए, परमाणु बम,
रासायनिक बम, जितने भी प्रकार के खतरनाक बम हैं विभिन्न देशों के पास मौजूद हैं, अगर उन पर रोक न लगाया जाए, प्रतिबंध न लगाया जाए, तो सभी देश हमेशा आपस में युद्ध करते रहेंगे और विश्व में शांति नहीं हो पाएगी। तो शस्त्रीकरण की वजह से युद्ध की संभावना लगातार बनी रहती है। तो ये भी वजह है कि हथियारों पर रोक लगाया जाता है, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता होती है। आप पढ़ेंगे आगे चल करके शीत युद्ध के बारे में। तो शीत युद्ध में भी आपने देखा है, शीत युद्ध में भी मैं आपको इसी वीडियो में पढ़ाऊंगी कि किस तरीके से शस्त्रीकरण की होड़ मची हुई थी अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में, जिससे युद्ध की संभावना लगातार बनी थी। तो सारी चीजें मैं आपको बताऊंगी। तो इस वजह से निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है। चौथी आवश्यकता होती है कि शस्त्रीकरण से, यानी जितना ज्यादा हथियारों का प्रयोग किया जाएगा, परमाणु बम का प्रयोग किया जाएगा, पर्यावरण को उतना ही ज्यादा नुकसान होगा। जैसे द्वितीय विश्व युद्ध में अमेरिका के द्वारा जापान के हिरोशिमा नागासाकी पर परमाणु बम गिराया गया, जिससे वहां पर लाखों लोगों की जानें गई, जन धन का नुकसान हुआ, पूरा पर्यावरण प्रदूषित हो गया, सब कुछ भस्म हो गया। तो जितना ज्यादा हथियारों का प्रयोग होगा, पर्यावरण पूरी तरीके से खराब हो जाएगा और इंसानों का जीवन इससे काफी ज्यादा प्रभावित होता है। तो इसलिए भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है, यानी हथियारों पर रोक लगाने की, उसको समाप्त करने की आवश्यकता पड़ती है। निशस्त्रीकरण, ये वर्ड एकदम याद कर लीजिए कि जितने भी खतरनाक महाघातक हथियार हैं उनको समाप्त करने की बात की जाती है। पांचवी आवश्यकता है नैतिकता की स्थापना हेतु। नैतिकता का मतलब एक अच्छे राज्य की स्थापना हेतु। एक देखो, निशस्त्रीकरण जो है एक आदर्शवादी विचार है। आदर्शवादी विचार का मतलब एक ऐसा राज्य होना चाहिए जिसमें नैतिकता होनी चाहिए, अहिंसा होनी चाहिए, हिंसा, युद्ध, इन सब चीजों का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। तो इसलिए निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है ताकि विश्व में नैतिकता बनी रहे और कहीं पर भी युद्ध या हिंसा न हो सके। छठी आवश्यकता है कि शस्त्रीकरण जो है युद्ध तथा तनाव का कारण है, क्योंकि सभी देशों के पास हथियार और तरह तरह के बम, परमाणु बम उपलब्ध है। अगर उन पर रोक न लगाई जाए, प्रतिबंध न लगाए जाए उनके प्रयोग पर, तो युद्ध और तनाव बना रहेगा और आपस में युद्ध की वजह से एक दूसरे पर वो हथियार फेंकेंगे, जिससे युद्ध की स्थिति पैदा होगी और लाखों लोगों की जानें जाएंगी। तो इसलिए भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता पड़ती है। तो इन 6 बिंदुओं के माध्यम से आई होप कि आप निशस्त्रीकरण की आवश्यकता क्यों पड़ती है वो बहुत अच्छे से आप समझ गए होंगे। अब देखिए, आपका अगला टॉपिक है शस्त्र नियंत्रण, यानी हथियार नियंत्रण, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आर्म्स कंट्रोल। क्योंकि आर्म्स का मतलब ही होता है हिंदी में हथियार या शस्त्र। तो आपने अभी तक निशस्त्रीकरण का अर्थ पढ़ा, उसके प्रकार पढ़ा और उसकी आवश्यकता पढ़े। निशस्त्रीकरण का मतलब आपने ये समझा कि हथियारों को पूरी तरीके से समाप्त कर दिया जाए विभिन्न राष्ट्रों के द्वारा। लेकिन शस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है कि जो विभिन्न देश होते हैं अपने हथियारों को बनाने की जो संख्या होती है या उसका जो परीक्षण होता है या जो उन हथियारों का उपयोग होता है उसकी कुछ सीमा निर्धारित कर देते हैं और उस पर कंट्रोल कर लेते हैं, उस पर नियंत्रण लगा देते हैं कि हथियारों का प्रयोग बहुत ज्यादा नहीं होगा। तो शस्त्र नियंत्रण जो है एक व्यावहारिक विचार है। व्यावहारिक विचार का मतलब ये कहीं ना कहीं यूज होगा, पूरी तरीके से समाप्त नहीं होगा। जो शस्त्र है, जो हथियार है, कि ये व्यवहार में रहता है, ये प्रयोग में होगा, लेकिन बहुत ज्यादा नहीं, एक नियंत्रण, एक सीमा के साथ, उसकी एक सीमा तय हो जाएगी। और निशस्त्रीकरण में आपने क्या पढ़ा, एक आदर्शवादी विचार है। आदर्शवादी का मतलब जिसमें नैतिकता हो, अहिंसा हो, युद्ध का और हथियारों का कोई स्थान ही न हो। और शस्त्र नियंत्रण ये एक व्यावहारिक विचार है। तो शस्त्र नियंत्रण का मतलब होता है कि हथियारों के प्रसार को रोकना या सीमित करना, यानी उनकी सीमा को निर्धारित कर देना। इसमें हथियारों को पूरी तरीके से समाप्त नहीं किया जाता, बल्कि उनकी मात्रा जो होती है और उनका जो प्रयोग होता है उसको नियंत्रित कर दिया जाता है, ताकि युद्ध की जो संभावना है वो कम हो जाए और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति और सुरक्षा बनी रहे। हथियार नियंत्रण का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो ये होता है कि हथियारों की जो दौड़ है उनको रोक दिया जाए, उनको कम कर दिया जाए और विभिन्न देशों के बीच संतुलन बनाए रखा जाए और आपसी विश्वास को बढ़ावा दिया जाए। विशेष रूप से जो परमाणु हथियार होते हैं उन क्षेत्र में कई समझौते किए जाते हैं जिनसे बड़े पैमाने पर विनाश को रोका जा सकता है।
क्योंकि जो परमाणु हथियार होते हैं वो काफी ज्यादा घातक खतरनाक होते हैं। तो इस व्यवस्था में निरीक्षण और पारदर्शिता महत्वपूर्ण होती है ताकि कोई देश नियमों का उल्लंघन न कर सके, कोई भी देश जो नियम बना रहा है उसको तोड़े ना। इस प्रकार हथियार नियंत्रण जो है एक व्यावहारिक नीति है जो विश्व सुरक्षा को मजबूत करने और संघर्ष और युद्ध को सीमित करने में सहायक सिद्ध होती है। जो हथियार नियंत्रण है एक व्यापक अवधारणा होती है जो भविष्य के शस्त्रों के नियंत्रण के संदर्भ में प्रयुक्त होती है। शस्त्रों की होड़ को रोकने का ये प्रयत्न करती है। आप देखेंगे शीत युद्ध के बारे में, इसकी पृष्ठभूमि आपको पढ़ाऊंगी तो आप देखेंगे कि किस तरीके से अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में एक होड़ मची थी शस्त्रों को बनाने की। अगर एक खतरनाक और विनाशकारी हथियार बनाएगा तो दूसरा उससे भी खतरनाक महाघातक हथियार बनाएगा। एक होड़ थी, एक समझ लीजिए कि प्रतिस्पर्धा थी दोनों के बीच में विभिन्न प्रकार के खतरनाक हथियार को बनाने की। तो उन्हीं चीजों को रोकने के लिए हथियारों की होड़ को, चुनौती को, प्रतिस्पर्धा को कम करने के लिए ही शस्त्र नियंत्रण की नीति लाई गई। देखिए, हथियार नियंत्रण का अर्थ है कि हथियारों को पूरी तरीके से समाप्त नहीं करना है, बल्कि उनके निर्माण पर, यानी जो हथियारों का निर्माण विभिन्न देशों के द्वारा किया जा रहा है या उसका जो प्रयोग किया जा रहा है या उसकी जो संख्या होती है उस पर नियम और सीमाएं लागू किया जाए ताकि विभिन्न जो देश हैं हथियारों का कम निर्माण करें या उनका प्रयोग सीमित मात्रा में करें, कम करें, ताकि युद्ध को रोका जा सके और विश्व में शांति को स्थापित किया जा सके। निशस्त्रीकरण तथा शस्त्र नियंत्रण यानी हथियार नियंत्रण जो है दोनों ही विश्व शांति तथा सुरक्षा के पक्षधर होते हैं। ये दोनों ही विश्व में शांति और सुरक्षा चाहते हैं। जो निशस्त्रीकरण और शस्त्र नियंत्रण की अवधारणा है ये युद्ध को रोकने के लिए और व्यापक जनधन की हानि को रोकने के लिए संभव तथा प्रभावशाली साधन होता है। एक प्रकार से शस्त्र नियंत्रण एक व्यापक अवधारणा है जबकि निशस्त्रीकरण एक सीमित प्रभाव वाला है। आपकी अगली हेडिंग है ऐतिहासिक पृष्ठभूमि, यानी कि जो निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण आपने अभी पढ़ा है उसके पीछे की पृष्ठभूमि क्या है। आखिर हथियार को समाप्त करने या उस पर नियंत्रण करने, उसके प्रयोग, उसकी संख्या पर नियंत्रण की बात क्यों की गई। देखो, कोई भी चीज जो की जाती है उसके पीछे कोई न कोई वजह होती है। तो हथियारों को समाप्त करने या उन पर नियंत्रण करने की सोच ऐसे ही नहीं आ गई, इसके पीछे भी कुछ वजह है, कुछ पृष्ठभूमि है। आइए अब उसको पढ़ते हैं। देखिए, विश्व में बड़े युद्धों और परमाणु हथियारों के कारण मानव सभ्यता को भारी खतरा हुआ। इसीलिए निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण की सोच अचानक नहीं आई, बल्कि यह युद्धों और हथियारों की बढ़ती विनाशकारी शक्ति के कारण धीरे धीरे विकसित हुई। प्रथम विश्व युद्ध के बारे में आप जानते हैं, द्वितीय विश्व युद्ध के बारे में जानते हैं या शीत युद्ध के बारे में आप पढ़ेंगे। ये सब ही निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण नीति की पृष्ठभूमि है। सबसे पहले हम पढ़ेंगे प्रथम विश्व युद्ध के बारे में। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध जो है 1914 में शुरू हुआ और 1918 तक ये युद्ध चला था, यानी लगभग 4 वर्षों तक ये युद्ध चला। ये विश्व का बहुत ही खतरनाक युद्ध था जिसमें दुनिया भर में लाखों लोगों की जानें गई, जन धन का नुकसान हुआ, सभी देशों की अर्थव्यवस्था को भारी नुकसान हुआ। स्पेशली आप जर्मनी को देखेंगे, जर्मनी तो पूरी तरीके से बर्बाद हो गया था। तो देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद 28 जून 1919 को एक वर्साई की संधि की गई थी। इस संधि के तहत जर्मनी के हथियारों और उसकी सैन्य शक्ति पर कड़ा नियंत्रण लगाया गया था। इस संधि के माध्यम से जर्मनी की सेना को सीमित कर दिया गया और युद्ध का भारी हर्जाना भी जर्मनी के ऊपर लगाया गया था और राइनलैंड का निशस्त्रीकरण करके उसे निहत्था कर दिया गया था। और ये सब कुछ वर्साई की संधि के द्वारा किया गया था 28 जून 1919 में, जिसके बाद से ये प्रथम विश्व युद्ध पूरी तरीके से समाप्त हुआ था। यह संधि प्रथम विश्व युद्ध में जर्मनी की हार के बाद मित्र राष्ट्रों के द्वारा जर्मनी पर थोपी गई थी और जर्मनी के जितने भी हथियार थे उनको सीमित कर दिया गया था। इसी समय लीग ऑफ नेशन की भी स्थापना की गई थी और प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना इसी उद्देश्य के साथ की गई थी कि विश्व में दोबारा इस तरीके के भयंकर और महाविनाशकारी युद्ध से बचा जा सके जो ये प्रथम विश्व युद्ध हो गया, जिसमें दुनिया भर के सभी देश लड़े और सभी को नुकसान हुआ, लोगों की जानें गई, कई लाख लोगों की जान चली गई।
तो ऐसे युद्ध से दोबारा बचा जा सके। जिस तरीके से इस युद्ध में विनाशकारी हथियारों का प्रयोग किया गया, उन सब का प्रयोग दोबारा न हो सके, विश्व स्तर पर शांति और सुरक्षा बनी रहे, जिसके लिए लीग ऑफ नेशन की स्थापना प्रथम विश्व युद्ध के बाद की गई थी। और लीग ऑफ नेशन का एक उद्देश्य ये भी था कि हथियारों को कम किया जाए। विभिन्न जो देश हैं जो अलग अलग प्रकार के महाघातक हथियारों का प्रयोग इस युद्ध में कर रहे थे, इस प्रकार के हथियारों को कम किया जाए, उस पर प्रतिबंध लगाया जाए, नियंत्रण किया जाए। यहीं से क्या हुआ कि निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण की सोच विकसित होती है कि अगर देशों के ऊपर नियंत्रण न लगाया जाए इन हथियारों को प्रयोग करने का, तो इस तरीके का युद्ध दोबारा भी हो जाएगा और फिर से लाखों लोगों की जानें जाएंगी। तो लीग ऑफ नेशन का एक उद्देश्य ये भी था कि हथियारों को कम कराया जाए। यहीं से निशस्त्रीकरण की औपचारिक चर्चा शुरू हुई थी। तो कहीं ना कहीं आप इसकी पृष्ठभूमि जब पढ़ते हैं निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण की, तो आप सबसे पहले प्रथम विश्व युद्ध के बारे में पढ़ते हैं। देखिए, प्रथम विश्व युद्ध के बाद लीग ऑफ नेशन की स्थापना की गई थी कि दोबारा कभी ऐसा युद्ध नहीं होगा, लेकिन लीग ऑफ नेशन असफल हो जाता है, फेल हो जाता है और फिर से 1939 में इस प्रकार के भयंकर और महाविनाशकारी युद्ध की शुरुआत होती है, जिसे वर्ल्ड हिस्ट्री में सेकेंड वर्ल्ड वॉर या द्वितीय विश्व युद्ध के नाम से जाना जाता है। द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत 1939 में हुई और ये 1945 तक चला। इस युद्ध में विशेषकर परमाणु बम का प्रयोग किया गया और ये जो प्रयोग किया गया था अमेरिका के द्वारा हिरोशिमा और नागासाकी में किया गया था। हिरोशिमा और नागासाकी पर अमेरिका के द्वारा परमाणु बम गिरा करके दुनिया को हिला दिया गया। तो इससे क्या हुआ कि हिरोशिमा और नागासाकी पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा, पूरा इलाका भस्म हो गया और जापान को आत्मसमर्पण करना पड़ा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जो परमाणु बम का यूज किया गया, इसके बाद भी निशस्त्रीकरण की आवश्यकता महसूस हुई कि अगर देशों के ऊपर प्रतिबंध न लगाया जाए, इनके परमाणु बमों को समाप्त न कराया जाए, तो इस प्रकार के बम अक्सर कहीं ना कहीं गिरेंगे और दुनिया पूरी क्या होगी, बर्बाद हो जाएगी। तो इसके बाद 1945 में यूनाइटेड नेशन की स्थापना की गई। देखिए, लीग ऑफ नेशन जो बनाया गया था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद, वो तो फेल हो चुका था, लेकिन जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर 1945 में समाप्त होता है, तो उसके बाद यूनाइटेड नेशन की स्थापना की जाती है इंटरनेशनल लेवल पर शांति स्थापित करने के लिए। संयुक्त राष्ट्र ने शांति बनाए रखने के लिए हथियारों को नियंत्रित करने पर जोर दिया। संयुक्त राष्ट्र का मतलब यूनाइटेड नेशन ने देखा कि अगर विश्व में शांति चाहिए तो हथियारों के ऊपर नियंत्रण करना जरूरी है, जिस वजह से निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण की सोच विकसित होती है। तो ये सब आप उसकी पूरी पृष्ठभूमि देख रहे हैं कि कैसे जरूरत महसूस हुई हथियारों को समाप्त करने और उन पर कंट्रोल करने की। निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण की जो जरूरत महसूस हुई, उसकी पृष्ठभूमि में आप शीत युद्ध भी देख सकते हैं। शीत युद्ध जो है, इसका समय था 1945 से लेकर 1991 तक, लेकिन कुछ इतिहासकार 1947 से 1991 तक शीत युद्ध का समय मानते हैं कि जो शीत युद्ध चला था वो 1947 से शुरू हुआ था। कुछ इतिहासकार 1945 से मानते हैं, लेकिन चला कब तक था, 1991 तक। ये बात याद रखिएगा। देखिए, जो शीत युद्ध है मुख्य रूप से 1945 से 1991 के बीच चला। यह द्वितीय विश्व युद्ध की समाप्ति के बाद अमेरिका और सोवियत संघ के बीच वैचारिक, राजनीतिक और सैन्य तनाव का काल था, क्योंकि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में हथियारों की होड़ बढ़ी। युद्ध का नाम आप जब सुन रहे होंगे कि अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में युद्ध हुआ, शीत युद्ध, तो देखिए शीत युद्ध ऐसा युद्ध नहीं था जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ ने एक दूसरे के ऊपर खूब परमाणु बम गिराए, एक दूसरे के ऊपर खतरनाक हथियार गिरा दिए, जबकि ये युद्ध ऐसा युद्ध नहीं था। एक ये ऐसा युद्ध था जिसमें आपस में लड़ाई नहीं हुई, बल्कि इसमें हथियारों की होड़ मची थी, यानी कि शांति से ये युद्ध हो रहा था। हथियारों की होड़ का मतलब अमेरिका बड़े बड़े खतरनाक हथियार बना रहा था और सोवियत संघ फिर उससे खतरनाक बना रहा था, और जब सोवियत संघ महाविनाशकारी बना रहा था तो अमेरिका फिर उससे दुगना बना रहा था खतरनाक हथियार। तो इनके बीच हथियारों को बनाने की, और हथियार खतरनाक से खतरनाक हो, हम तुमसे आगे, हमारे पास तुमसे ज्यादा हथियार हैं,
हमारे पास तुमसे ज्यादा हथियार हैं। इस तरीके का ये युद्ध चल रहा था। इसी को शीत युद्ध कहा जाता है, क्योंकि इसमें परमाणु वगैरह गिराकर लड़ाई झगड़ा नहीं हो रहा था, युद्ध हो रहा था, जबकि हथियारों को बनाने का युद्ध हो रहा था कि तुम कितना बना सकते हो, मैं कितना बना सकता हूँ। तो ये जो शीत युद्ध चल रहा था, इसमें दुनिया दो ध्रुवों में यानी दो गुटों में बटी थी। एक तरफ अमेरिका और दूसरी तरफ सोवियत संघ के देश। कुछ देशों का नेतृत्व अमेरिका कर रहा था और कुछ देशों का नेतृत्व सोवियत संघ कर रहा था। और अब परमाणु युद्ध का खतरा विश्व में मंडराने लगा था, क्योंकि अब अमेरिका भी परमाणु बम बनाया जा रहा है, सोवियत संघ भी बनाया जा रहा है। इनके पास बहुत अधिक मात्रा में विनाशकारी हथियार उपलब्ध हो चुके थे, जिससे युद्ध का खतरा लगातार मंडरा रहा था। अगर जरा सा भी कुछ फर्क पड़ता तो तृतीय विश्व युद्ध हो सकता था, लेकिन ये तृतीय विश्व युद्ध अभी तक हुआ नहीं है। और देखिए, इसी समय कई प्रकार की संधियां भी हो रही थी, जैसे कि न्यूक्लियर नॉन प्रोलिफरेशन ट्रीटी जो 1968 में हुई। उसके अलावा स्ट्रेटेजिक आर्म्स रिडक्शन ट्रीटी हुई। और इस दौर में हथियार नियंत्रण की नीति को अधिक महत्व दिया गया, क्योंकि इतना ज्यादा हथियार इनके पास मौजूद था कि परमाणु युद्ध का खतरा मंडरा रहा था। तो इस तरीके से देखिए, हमने जो अभी निशस्त्रीकरण और हथियार नियंत्रण के बारे में पढ़ा है, उसकी जरूरत यहीं से महसूस हुई। प्रथम विश्व युद्ध हुआ, द्वितीय विश्व युद्ध हुआ, उसके अलावा शीत युद्ध हुआ, जिसमें अमेरिका और सोवियत संघ के बीच में अलग अलग प्रकार के हथियार बनाने की होड़ मची हुई थी। तो अगर इन पर नियंत्रण न लगाया गया होता, निशस्त्रीकरण की आवश्यकता नहीं होती, तो शायद ये युद्ध क्या होता, बढ़ता जाता, युद्ध होता जाता, परमाणु बम गिरते जाते। तो यहीं से पूरी जरूरत महसूस हुई हथियार नियंत्रण की और निशस्त्रीकरण की। तो आई होप कि आज के टॉपिक को आप बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। इसी तरीके से हम आपके पॉलिटिकल साइंस के पेपर 1 की भी लगातार वीडियोस पूरी नोट्स के साथ अपलोड कर रहे हैं, तो आप विजिट करके जरूर देखिएगा। जो आपका को करिकुलर पेपर है, उसकी भी पूरी तैयारी कराई जा रही है। तो दोस्तों के साथ वीडियो शेयर करना मत भूलिएगा, क्योंकि ये एक ऐसा चैनल है जहां पर बीए के हर सेमेस्टर के हर एक सब्जेक्ट की क्लासेस हर यूनिवर्सिटी के लिए कराई जाती हैं। तो अच्छे से पढ़ाई करते रहिए। बेस्ट ऑफ लक। अब मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।